अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पर आज कोशिश होगी कि हम उस पर बात करें और कुछ मालूमात आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं कराची में एक दफ़ा फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, और इस दफ़ा पाक सरजमीन का एक जलसा कल होने जा रहा है और बड़े जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हम जब जलसे कर रहे होते हैं, जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जब हम इलाकों का विजिट कर रहे होते हैं तो हमें इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। पीएसपी को कैसे मिल रही है? बड़े लोगों के सवालात हैं। हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे रज़ा हारून साहब से जाने, ये सवालात उनके सामने रखें, फिर उनके जवाबात आपके सामने रखें। दूसरा में बात करनी है पार्लियामेंट में जुमेरात के दिन होने वाले उस हंगामे की, उस हंगामाराई की, उस धींगा मुश्ती की, बेसिकली जो हाथापाई हुई है। उसके बाद पार्लिमानी लीडर्स जो है एक दफ़ा फिर सर जोड़कर बैठ गए। लेकिन हमारे यहाँ ये, हम इस चीज़ से निकलेंगे कब कि जी जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद सोचने बैठ जाता है कि अब इस पर क्या करें। जानेंगे लॉ एक्सपर्ट से, अहमद बिलाल महबूब साहब से, कि बेसिकली आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है, कि हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, खामोश है, नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। तीसरी जो एक अहम बात करनी है वो पनामा इशू को करनी है। मैं आप सबकी ज़बान पे आजकल सिर्फ पनामा है क्योंकि डे टू डे इस पर हेयरिंग हो रही है, तमाम मीडिया पे, तमाम न्यूज़ पे, तमाम चैनल्स पे, तमाम टॉक शोज़ पे, न्यूज़ पे यही एक टॉपिक छाया हुआ है। लेकिन बात साथ साथ ये भी है कि ये जो पनामा इशू है, क्या अब ये सियासी हो गया है, ये वाकई अवामी है? अवाम इसके बारे में क्या राय रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। उसके अलावा थोड़ा सा आपसे जिक्र करेंगे कि इमरान खान के लिए 2018 में सबसे बड़ा खतरा कौन है। क्या वो इंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ हैं, और लेकिन इमरान खान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह से मैं कराची की यहाँ पर बात करी हूँ, पीएसपी जलसे की बात करी हूँ, रज़ा हारून साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको हम वेलकम भी कहते हैं प्रोग्राम में और उनसे सवाल का आगाज करेंगे। रज़ा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना है कि कल आप कराची में एक जलसा करने जा रहे हैं, आप इसको तारीखी जलसा कह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं? कल इंशाअल्लाह इतवार के रोज़ 29 जनवरी तिब्बत सेंटर है मिजना रोड कराची पे एक अजीम शान जलसे का एहतमाम किया गया है। और इस जलसे की तैयारियां गुज़िश्ता 2 माह से मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स की शक्ल में जारी हैं। आपने देखा होगा कि हैदराबाद में 23 दिसंबर को एक बहुत ही बड़ा जलसा आम हुआ पक्का किला हैदराबाद पे। उसके बाद वहीं ऐलान हो गया था कराची के फॉलोअप के जलसे के लिए। तो उस रोज़ से ही रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में कराची के लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल सोसाइटी, लियाकताबाद, सुरजानी, नॉर्थ नाज़ाबाद, नाज़ाबाद, न्यू कराची, शादमान टाउन, लियारी, रनछोड़ लाइन, बंस रोड, डिफेंस, बोरा पीर का एरिया, ओल्ड कराची, ओल्ड सिटी एरिया, राम स्वामी का, हर तरह के लोगों से हमारा राब्ता हुआ और वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्लीज्ड कि बड़ा वेलकम हुआ, लोगों ने हमारी बात सुनी। और कल के जलसे का मकसद भी यही है कि हम चाहते हैं कि कराची जो पाकिस्तान का वाहिद वो शहर है जो सही मानों में वफाकी और कौमी सोच रखता है, जो वो वाहिद शहर है जहाँ की सियासत कौमी और वफाकी सियासत होती है। वहाँ की लीडरशिप ने कॉल दी है अवामी मैंडेट के लिए, और वंस अवामी मैंडेट का शो कल अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी मर्जी से कल कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, तो उसके बाद हम कॉल देंगे और अवामी हकूक़ के लिए, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए हुकूमत को, चाहे वफाकी सतह पर हो, सूबाई हो या इनाम नहाद लूली लंगड़ी बल्दियाती मकामी हुकूमतें, उनको फिर मजबूर करेंगे अवामी मैंडेट के ज़ोर पर जमहूरी तरीक़ों से कि अवाम के हक़ उनके डोर स्टेप्स पर पहुंचाएं। चलें, बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग एक सवाल उठा रहे हैं जो मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में मैंने भी उठाया, वो मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ। लोग कहते हैं कि जी, खासतौर पर एमके पाकिस्तान की दीगर जमातों की मैं बात करूँ, लंदन एमके को तो छोड़ दें, वो कहते हैं कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, ये पीएसपी को कैसे मिल रही है? एक लम्हे को उनके इस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं बाय कर भी लूँ नादिया, तो उनके पास तो सियासी पोजीशन है, MNAs, MPAs, काउंसलर्स, मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट नाजमीन जो अपने अपने दफ्तरों में बैठ रहे हैं, अपने अपने असेंबलियों के इजलास में शरीक होते हैं। मैंने वहां तो ये सिंध असेंबली में तो कोई एहतजाज देखा नहीं इस हवाले से जो आप कह रही हैं। मैंने कोई अभी काउंसिल के इजलास में मेयर, डिप्टी मेयर उनका तो कोई एहतजाज देखा नहीं। तो ये कैसी शिकायत हैं, ये कैसी इनकी परेशानियां हैं? मेरे ख्याल में दिलों के चोर हैं। मेरे ख्याल में अब इन लोगों के पास अवाम को फेस करके अवाम के जो सवालात हैं, जो इनके ऊपर जो बुनियादी एलिगेशंस हैं, चाहे वो भारतीय एजेंसी से ताल्लुकात के हों, चाहे
چاہے کراچی کے اندر سروسز پرووائڈ نہ کرنے کے ہوں، چاہے مقامی موجودہ منتخب قیادت کی ناکامی کے ہوں، چاہے ان کے اختیارات ان کے پاس نہ ہوں اور یہ عوام کے پاس جانے، یہ سب وہ ان کا اپنا اندر کا خوف تو ہو سکتا ہے جو ان کو عوام کے اندر جانے سے روک رہا ہو، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ساری انتظامی اور سیاسی پوزیشنیں رکھنے کے بعد اس طرح کی بات کرنا تو سوائے اپنی کمزوری شو کرنا دیکھیں اور رضا ہارون اپنی صاحب، گرفت شو کی کمزوری شو کرنا، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. نہیں لیکن یہ بات ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اٹھا رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں اسمبلیز میں نہیں اٹھا رہے، بٹ اینی ویز وہ پریس ٹاکس کر کے تو اٹھا رہے ہیں وہ یہ بات کہ آپ کو کیسے اجازت مل رہی ہے؟ ایسا نہ کریں، میں طنز کو میں بھی سمجھتا ہوں جملوں کے اندر، لیکن میں طنز نہیں کروں گا. فاروق ستار کو اس سے بڑی اسپیس اور کیا ملتی جو ان کو 22 تاریخ کو ملی تھی؟ کس نے وہ اسپیس دی ان کو؟ پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا، میڈیا ہاؤس پر حملہ کر دینا، یہ میرے لگتا ہے یہ سب باتیں آپ لوگ بھول چکے ہیں، آپ لوگ بھی بھول چکے ہیں. فاروق ستار کو بھول ہی چکے ہوں گے. فاروق ستار کو وہ اسپیس ملی تو ہے، ورنہ کس پاکستانی کو اس طرح، اور پاکستانی عام پاکستانی کو نہیں، پارلیمنٹیرینز کو، فاروق ستار ایم این اے بھی ہیں، یہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جب تک کہ عوام کا غیظ و غضب غصہ نہیں آ گیا، اس وقت تک انہوں نے اپنے ارادے نہیں بدلے تھے. ان کو تو بہت بڑی اسپیس اس رات کو ملی ہے. بلکہ عوام کا تو الٹا سوال ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگانے والے کے ساتھ تھے، اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خلاف تو کوئی قانونی کارروائی بھرپور طریقے سے جیسے ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، تو لوگ تو الٹا یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید ان کو اسپیس دی گئی ہے. اور فاروق ستار کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ سے وابستگی کا نہ صرف بہت بڑا ٹھپا لگا، بلکہ وہ خود پرائیویٹ میٹنگوں میں یہ بات کہتے ہیں. اچھا، تو میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جو آپ عوام کی بات کریں رضا ہارون صاحب، کہ عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، میں اگر عوام کی بات کرتی ہوں تو کیا کریں گے اگر ایم کیو ایم پاکستان یہاں پہ جلسے کرتی ہے، مائنس الطاف کے بعد ان کے جلسوں میں الطاف حسین کے لیے نعرے لگ جاتے ہیں اور عوام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیا کریں گے آپ کل اگر آپ کے جلسے میں بھی ایسے نعرے لگ گئے تو؟ نہیں، بہت عجیب سی بات ہے. عوام کو چاہے وہ 10 ہوں، 1 درجن ہوں، 2 درجن ہوں، یا ہزاروں لاکھ ہوں، کیا آپ عوام کو پابند کر کے کوئی سیاست کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم عوام کو غلام بنا لیں، ان کے ذہنوں کو بند کر دیں؟ نہیں، ہم کیوں عوام سوچیں آزاد گے؟ ہے. نادیہ، پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون انہیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس کو سپورٹ کریں، وہ پی ایس پی کو کریں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو کریں، وہ الطاف حسین صاحب کو کرنا چاہتے ہیں. یہ عوام کا حق ہے. یہ میں اور آپ ان سے لینے والے ہوتے کون ہیں؟ نو بڈیز. نہیں، بالکل عوام کا حق ہے، اور عوام کے حق کی وجہ سے عوام کی تو میں بات کر رہی ہوں، میں بھی کسی اور کی بات نہیں کر رہی ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اسی عوام کو حق دلانے کے لیے بہرحال آپ الیکشن میں بھی جائیں گے. میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی ہوں اس بحث سے بھی آگے. آنے والا الیکشن 2018، کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ یقیناً لڑیں گے. اگر لڑیں گے تو کیا سولو فلائٹ لیں گے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ لوگ اتحاد کی بھی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا ٹیک رضا ہارون صاحب؟ ابھی الیکشن کے لگتا ہے کہ آپ کو شاید کہیں سے خبر ملی کہ اگلے ماہ الیکشن ہونے والے ہیں. الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے، الیکشن شیڈیول ہو جائے، الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے، الیکشن تک ہم دیکھیں، 1 سال ہے رضا ہارون صاحب، کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے جس کو ابھی قائم ہوئے 1 سال نہیں ہوا. جی. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے سینئر اینکرز جو ہیں وہ ہمیں قومی سطح پر دیگر پارٹیوں کے ساتھ الائنس کرتا دیکھتے ہیں. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں اسی لیے آیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے ہماری پاپولیرٹی دیکھی ہوگی. اب یقیناً جب الیکشن کے قریب جائیں گے، ہر پارٹی اپنا الیکشن کا منشور پیش کرے گی، نیگوسیشنز ہوں گے. اگر ان نیگوسیشنز کے اندر کہیں کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں اتفاق ہو سکے تو آئی کین ناٹ پریڈکٹ فیوچر. تو میں فیوچر پہ بات نہیں کروں گا. جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی رضا ہارون صاحب، آپ جتنی بڑی اپنی پارٹی کو گنوا رہے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قومی دھارے، آپ بڑی نیشنل پارٹیز کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ کو بڑے آپ ایشوز پہ آپ بات کریں، لیکن اس کا کریڈٹ آپ کہیں نہ کہیں اپنی پرانی پارٹی کو ضرور دیں. کون جانتا ہے مصطفیٰ کمال، کون جانتا ہے رضا ہارون، پرانی پارٹی کو کریڈٹ دیں گے کہیں نہ کہیں کہ اس نے آج آپ کو اس قابل بنایا ہے؟ دیکھیں، کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہم مسلم لیگ کے حوالے سے پہچانتے ہیں یا کانگریس کے حوالے سے پہچانتے ہیں؟ وہ تو پہلے کانگریس میں تھے. ایسا نہیں ہوتا. سیاست کرنا، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنا، وہاں جا کے پرفارم کرنا اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر کوئی مقام حاصل کرنا، یہ میرا کریڈٹ بھی اتنا ہی تو میری سیاسی جماعت کا کریڈٹ ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا ٹیگ ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایم کیو ایم کا نام زندہ رہے گا. نہیں بھائی، ہم تو ایم کیو ایم کے خلاف ہی بات کر رہے تھے نا شروع سے. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کی سوچ اور پرسیپشن ضرور سکتا ہے.
इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप रजा अरुण साहब, आप कोई क्रेडिट एमक्यूएम को देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये क्रेडिट मुस्तफा कमाल साहब क्यों लेते हैं कि जब वो रोड्स पे जाते हैं कि जी जब मैं, देखो जी मैं वो मुस्तफा कमाल हूं, मैं वो कराची का मेयर हूं जिसने पूरे कराची को बना दिया था, मैं वो मेयर हूं, मैंने ये कर दिया था, मैं वो मेयर हूं, तो ये क्रेडिट आप लोग खुद ले रहे हैं ना, तो फिर दीजिए फिर पार्टी को भी क्रेडिट। नहीं नहीं नहीं, आप पर्सनल हो रही हैं इसमें, उसमें जरूरत नहीं है पर्सनल होने की। क्यों पर्सनल होगी जी? उन्होंने एज अ मेयर, यू नो व्हेन यू आर अ मेयर, या आप एमपी एमएनए भी बनते हैं, तो आप सिर्फ उस पार्टी या उस इदारे के नहीं होते, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान के या अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं इस इलाके से एमपी मुंतखब हुआ था तो मैंने सिर्फ एमक्यूएम के लोगों को सर्व करना था, मैंने अपने इलाके के पीपल्स लेकिन आप पार्टी लाइन्स पे चल रहे होते हैं, हर उसको सर्व करना था। तो उस पोस्ट के ऊपर बैठकर जो मेरी परफॉर्मेंस है उसकी ओनरशिप तो मेरी होगी ना। लेकिन ये जरूर है, इसमें कोई इनकार नहीं है कि वो मैंडेट किसका था, लेकिन वो परफॉर्मेंस किसकी थी, इस पे बहस है, और उस पे डिलीवरी जो है उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। इसी तरह और भी मेयर्स थे ना, हैदराबाद का भी तो मेयर था उस जमाने में, वो क्यों नहीं फखरी अंदाज में जाके जिक्र करता कि मुझे भी एमक्यूएम ने बनाया था भाई, उसने कुछ किया नहीं है इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते। तो नहीं, मैं नहीं समझता ये इसमें कोई, इस बात में कोई वजन है। इंसान की अपनी परफॉर्मेंस होती है, उसकी अपनी डिलीवरी होती है, और उस डिलीवरी को वो यकीनन बताएगा क्योंकि उसकी जिंदगी के तजुर्बात का उसका एक हिस्सा है ये, उसको इसमें कोई हार्म नहीं है इसको बताने में। रजा अरुण साहब, परफॉर्मेंस भी होती है, डिलीवरी भी होती है। आपने हैदराबाद की मेयर की बात की, उसको 29 अरब रुपए का पैकेज हैदराबाद के लिए नहीं मिला था, वो कराची के मेयर को मिला था। बट एनीवेज, खुद आप कह रहे हैं ये लंबी बहस है, किसी और वक्त कर लेंगे। मैं दीगर इश्यूज की तरफ आती हूँ, टाइम हमारे पास कम है। जरा मुझे ये बताएगा कि बहरहाल एमक्यूएम वो जमात जिसने महाजिर कार्ड इस्तेमाल किया, बहुत बुरे तरीके से महाजिर कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल एथनिसिटी में एक बड़ा अट्रैक्शन होता है, बड़ी ताकत होती है, लोग उसकी तरफ डाइवर्ट भी होते हैं। आपका क्या मंशूर है, आप क्या चीज लेकर आए हैं? क्या जो एक एहसास महरूमी का शिकार या हुकूक ना मिलने का शिकार जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है, जो महाजिर कम्युनिटी है, उसके हुकूक के लिए आप खड़े होंगे, बात करेंगे? देखिए, एक बात तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में इसको समझिए आप कि मुहाजिर ही नहीं, हर सूबे के अंदर लिसानियत के नाम पर वोट लिया जाता है, चाहे आप उसको माने या ना माने। पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंधी वोट लेती है और सिंधी कहकर वोट लेती है। दुरुस्त। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की नुमाइंदा जमात है, चाहे वो माने या ना माने। अवामी नेशनल पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदा जमात है और पख्तूनों के हकूक की बात करती है, और उनको आप कौमी जमातें मानती हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि उनको तो हम कौमी जमातें मानकर उनके आगे सरेंडर कर जाते हैं, उनसे हम ये सवालात नहीं करते। मैं जिस शहर के अंदर बैठा हुआ, मुस्तफा कमाल जिस शहर में बैठकर सियासत कर रहे हैं, कराची, मैंने अपने इंटरव्यू के आगाज में आपसे कहा था कि कराची से बड़ा पाकिस्तान का नमूना पूरे पाकिस्तान में नहीं है। कराची मिनी पाकिस्तान नहीं है, कराची ही पाकिस्तान है। कराची के अंदर हर जुबान लिसान बोलने वाला, लिसानी और इकाई से ताल्लुक रखने वाला और सूबे का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। तो कराची की सियासत सही मानों में वफाकी सियासत होनी चाहिए। हर कराची के हक की बात करनी है, हर कराची में रहने वाले के हक की बात करनी है। यकीनन महाजिरों के साथ नाइंसाफियां भी हैं, उनकी महरूमियां भी हैं। तो जहां वो नाइंसाफियों और महरूमियों में दीगर एलिमेंट्स का हाथ है, वहां सबसे बड़ा उसका कसूरवार जो है और उसका गुनाहगार जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके लीडर अल्ताफ हुसैन और उनकी क़यादत रही है। उनके 30 साला दौर में जब मुहाजिरों ने, जिनको आप उर्दू स्पीकिंग वाला कह रही हैं, मैं मुहाजिर कह रहा हूं, मुहाजिरों ने 30 साल तक जिन लोगों को वोट दिया वो इन्हीं महरूमियों को दूर करने के लिए दिया था। तो 30 साल बाद भी अगर एक जमात उन्हीं महरूमियों के नाम पर गाकर, रोकर, पीट कर फिर एक दफा अपनी कौम को बेवकूफ बनाने जा रही है, तो मैं तो उस कौम को होशियार करूंगा कि इसका मतलब है कि इस नारे पर इस जमात के साथ आपने अटैच रहकर अपना नुकसान किया है। इसी तरह पाकिस्तान की दीगर कौमियतों को भी इसी बुनियाद पर अलग-अलग जमातों में तकसीम करके हमने बेसिकली पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचाया है, विफाक को नुकसान पहुंचाया है, कौमी सोच को नुकसान पहुंचाया है। और नतीजा नादिया आज क्या है जो बड़ा खतरनाक है, पाकिस्तान में आज के दिन कोई एक भी सियासी रहनुमा कौमी लीडर नहीं है जो ये खड़ा होकर कह सके
کہ اسے پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو ہے وہ یکساں محبت. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. بڑی میرے خیال ہے قابل بحث بھی بات ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے. وقت کم ہے، مجھے صرف کچھ چارجز کے جواب دیجیے گا. آپ کی پی ایس پی پہ یہ بھی ہے کہ جی آپ کرمنلز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ملیٹنٹ ہیں دیگر پارٹیز کے، ان کو بھیج دیا گیا آپ کی پارٹی کے. فی الحال آپ یہاں چلے جائیں انڈر دی امبریلا آف پی ایس پی. حالات سازگار ہوں گے تو ہم واپس بلا لیں گے. ارے نمبر 1 تو جی پہلا جو پرسپشن ہے اس پہ تو اب میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ پرسپشن ہی ہے. ثبوت جب تک سامنے نہ ہو تو پرسپشن پہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے آپ کے پیچھے. آرگومنٹ سے میں ہنسا اس لیے تھا کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا آرگومنٹ ہے. یعنی اگلی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں آپ سے کہ ہم نے اپنے کرمنلز کو کہا ہے کہ پی ایس پی میں چھپ جاؤ. یعنی وہ یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ وہ کرمنلز کی پارٹی ہے. کم از کم یہ تو آج آپ نے مجھے بتا دیا کہ نادیہ مرزا کے پروگرام میں یہ بات بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کہ کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں نے نادیہ مرزا کو یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے کرمنلز پی ایس پی میں جو ہے ان کو کہا جا کے شمولیت اختیار کرنے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سی سیاسی پارٹیوں میں کرمنلز ہیں. اب آپ کو یہ ایکسپوجر، یہ ڈسکلوجر آپ کو کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال آخری تھا لیکن میں پھر بھی ایک ضمنی سوال کر لیتی ہوں. بات ان کی نہیں ہے کہ ان پارٹیز نے خود بتایا، تیسری پارٹیز نے بتایا. جی تیسری شخص بیچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ. اتنا معصوم تو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں نادیہ. یہ تو آپ نے کہہ دیا. اب آپ کو عوام کو تو کم از کم اتنا آپ کا جو ہے نا وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتی ہیں، آبلیگیشن ہے آپ کی. آپ نے ایک بہت بڑا ڈسکلوجر کیا اور میں بہت خوش ہوں. مجھے یقین مانے آپ سوال کر رہی تھی، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے کراچی کی اپنے بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں ان کو کہا ہے کہ جو ہے وہ جا کے ریفیوج لے لیں پی ایس سی میں. اس کا مطلب ہے وہ پارٹیاں آپ سے اقرار کر رہی ہیں کہ ہمارے کرمنلز ہیں، ہم کرمنل پارٹیز ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اب ایک کام اور کر دیں مہربانی کر کے، آپ کی مہربانی ہو جائے گی بہت زیادہ. آپ اپنے ان دوستوں سے کہیں کہ ہمیں ان تمام کرمنلز کے نام بتا دیں تاکہ ہمیں انہیں اپنے پاس سے ہٹانے میں آسانی ہے. چلیں، بہت شکریہ رضا رول صاحب، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ان کرمنلز کی لسٹ مل جاتی ہے جو دیگر پارٹی سے آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیں گے. بہت اچھی بات ہے. مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور جب میں بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر بات کریں گے پارلیمنٹ کے ہونے والے اس ہنگامہ آرائی کی جس وقت تو سب اپنی چہرے لے کے اپنی شکلیں لے کے بیٹھے رہے. کسی کا زور نہیں چلا کہ اس پہ کنٹرول کر سکے. اسپیکر صاحب کی مکمل طور پر ناکامی ہے. ان کی یہ نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دھینگا مشتی ہوتی رہی، جگ ہسائی ہوتی رہی، کوئی اس پر سامنے نہیں آیا، وہ کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن اس پر آئین کیا کہتا ہے؟ جو 5 کوڈ آف کنڈکٹ، 5 پوائنٹس بنائے گئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی، اس کی ضرورت ہے. یہ کچھ اور بھی ہے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر میں بات کرنے جا رہی ہوں جو پارلیمنٹ میں جو جگ ہسائی ہوئی ہے جمعرات کو، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا فالو اپ یہ ہوا کہ جمعے کو پارلیمانی رہنما جو تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن پھر بھی اتفاق کسی چیز پر نہیں کر پائے، ایکشن کسی کے خلاف نہیں لے پائے، ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرا پائے. اگر انہوں نے کوشش کی تو جی وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی 5 نکاتی، اور پھر اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی اس پہ پیر کو سوچیں گے. کتنی شرم کی بات ہے کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، عوام ہم پر ہنس رہی ہے ان قانون بنانے والوں پر، اور ہم جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ کیا کارروائی کریں، اور سوچ رہے ہیں کہ اس کو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں. میں یہاں پر ذرا آپ کے سامنے رکھوں گی جو کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد میری بات ہوگی احمد بلال محبوب صاحب سے جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی پلڈٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آئین اور قانون کہتا کیا ہے ایسے لوگوں سے جو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو 5 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا اس میں کہا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے یہ کہنے کی کہ کسی پارٹی کی قیادت پر ذاتی حملہ نہیں کیا جائے گا.
पार्लिमानी एजेंडा चलाने के लिए हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। पार्लिमानी क़यादत अपने अरकान पर डिसिप्लिन नाफिज करने की जिम्मेदार होगी। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के चीफ वेब और दीगर जमातों के वेब साहिबान से राब्ते में रहेंगे। तमाम जमातें खवातीन अरकान का मुकम्मल एहतराम करेंगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी नई बातें हैं जो हमें पहले से नहीं पता थी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर का हिस्सा नहीं थी, जो अब इन पे गौर खौस हो रहा है। बहरहाल ये नई है या नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंतहाई नाखुशगवार वाकया पार्लियामेंट का पेश आया और उसके बाद हमने देखा कि जो पार्लिमानी रहनुमा थे सर जोड़ कर बैठ गए, 5 नुकाते एक ज़ाब्ता अखलाक भी तैयार किया, नतीजे पर नहीं पहुंचे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, आइन में क्या दर्ज है, ऐसी हरकत करने पर ये नए रूल्स बनाने की जरूरत है कोड ऑफ कंडक्ट, या इसमें कुछ पहले से आइन कुछ कहता है? देखिए, ये तो असेंबली की बात तो बहुत बड़ी बात है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी को गाली देना, किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, किसी का गिरबान पकड़ लेना, किसी को मारने की कोशिश करना, ये तो रोजमर्रा जिंदगी में हमें मालूम है कि ये गलत बात है। दुनिया का कोई कानून या इखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता। तो ये बात कहना कि इसके लिए वो रूल बनाएंगे या कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, ये तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि गलत सी बात है। वो इस मामले को टालने की कोशिश है। आपके पास रूल्स भी मौजूद हैं, आपके पास ज़ाब्ता कानून भी मौजूद है, आपके पास ज़ाब्ता इखलाक भी मौजूद है, आपके पास पार्लिमानी रिवायात भी मौजूद हैं और आपके पास ऐसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ पार्लिमानी कंडक्ट है और क्या पार्लिमानी कंडक्ट नहीं है। ऐसे में कोई नए रूल्स बनाना या नए कवानीन बनाने की बात करना तो महज इस बात को टालने वाली बात है। अच्छा। असल बात यह है कि जो कवानीन और कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर आप अमल कीजिए, उनको एनफोर्स कीजिए। जो लिखी हुई बातें हैं, जो बड़ी वाज़ेह बातें हैं, आप जब अमल करने का वक्त आता है तो आप लोगों को रायतें देते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हैं, किसी को पर अप्लाई नहीं करते, आप सियासी फैसले करते हैं और डिसिप्लिन का काम नहीं करते। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर जाहिर है उसके नतीजे यही निकलेंगे कि चीजें बैड टू वर्स हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, हुआ ये ना कि जुमेरात को वाकया पेश आया, उस दिन तो सुलह सफाई भी नहीं हुई, जो हुआ सो हुआ, अपने दम पे जिसने जो किया। जुमेरात को पार्लियामेंट रहनुमा सर जोड़ के बैठे, कोई नतीजा नहीं निकला, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे बताइए ये एक्शन लेनी किसकी जिम्मेदारी थी? और जो स्पीकर थे, जो कस्टोडियन थे हाउस के, क्या वो किसी अगर मेंबर पे जिम्मेदारी आयद करते हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं? क्या उस मेंबर की रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है कस्टोडियन की जानिब से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें बुनियादी रोल तो स्पीकर साहब का ही है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है जी। जाहिर है कि उनको इंसाफ के तकाजे भी बलहूज रखने चाहिए, उनको जाहिर है वक्त भी चाहिए और वो चीज़ों को देख भी लें, लेकिन जाहिर है एनफोर्स तो उन्हें करना है। और मुझे बहुत अफसोस है कि पार्लिमानी लीडर एक दिन मिले हैं और इसके बावजूद उन्होंने इस मामले की नज़ाकत का एहसास नहीं किया कि इसकी वजह से लोगों में, अवाम में, दुनिया भर में पार्लियामेंट की तौकीर कितनी खराब हुई होगी और उसकी इज्जत और एहतराम पे कितना बड़ा हर्फ आया होगा। उन्हें फौरन एक्शन लेना चाहिए था, इस बात से बालातर होके कि किसी की पार्टी एफिलिएशन क्या है। अगर किसी की अपनी पार्टी के लोगों ने भी गलती की है तो उनको फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लेके उनकी रुकनियत मुअत्तल करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उनसे माफी तलब करनी चाहिए थी। अगर वो माफी न करें और आइंदा अच्छे कंडक्ट की एश्योरेंस ना दें तो फिर उनकी मेरे ख्याल में रुकनियत को मुकम्मल तौर पे खत्म करने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल में उन अरकान की अपनी इज्जत का भी मामला है, मुल्क की इज्जत का भी मामला है और कितने बड़े मैं समझता हूँ कि मोहतरम इदारे की इज्जत का मसला है। तो एक दिन मीटिंग का होना और उस मीटिंग का बगैर किसी नतीजे पे पहुंचे खत्म हो जाना, मेरे लिए ये उससे भी बड़े सदमे की बात है जितनी वो वाकये का होना सदमे की बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक वाकये की सदमे की बात है और फेलियर जो सामने आया कस्टोडियन ऑफ द हाउस का, वो भी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। लेकिन मुझे एक और बात बताइएगा, ये शरियार आफिदी साहब जो कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन है, इनकी रुकनियत मुअत्तल हुई हुई थी क्योंकि इन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए थे इलेक्शन कमीशन में, और बावजूद इसके कि आपकी रुकनियत मुअत्तल हुई हुई है, आप असेंबली में बैठे हुए हैं और कस्टोडियन ऑफ द हाउस को पता ही नहीं है। तो ये कितना नैले पे देला है कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तरफ से, और इस पे फिर क्या कोई एक्शन? देखिए, ये इतना ही आसान है। माजी में भी ये देखिए, चूंकि ये बदकिस्मती से वाकया हो गया जी, तो ये चीज हाईलाइट हो गई। एग्जैक्टली। वरना अगर ये वाकया ना हुआ होता
तो ये बात आपके इल्म में नहीं आनी थी कि कोई सस्पेंडेड रुकने पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, इजलासों में शिरकत कर रहा है। और ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है। माजी में भी जब ये इलेक्शन कमीशन सस्पेंड करता है तो कोई किसी की सस्पेंशन को सीरियसली नहीं लेता। वो समझते हैं ये कार्रवाई है ज़ाब्ते की, ये बस हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। तो सिर्फ ऐसे ही अश्क शोई के लिए कोई किसी को कह देता है कि जी कल को कोई मेरे ऊपर हर्फ ना आए तो मैंने कह दिया था। अब इस वाकये में भी देख लें, असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट है वो कह रहा है कि हमने 3 दफा जाके उनको कहा है। तो अगर आपने कहा है और उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया तो इनका काम था कि वो स्पीकर साहब के इल्म में लाते। स्पीकर साहब कहते हैं मुझे तो बताया ही नहीं गया। तो ये सारा इस बात की तरफ इशारा है कि आप गैर संजीदा हैं इतनी अहम इंस्टीट्यूशन की कार्रवाई चलाने के मामले में, और वो तमाम लोग जिसको गैर संजीदगी से लेते हैं उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और स्पीकर साहब को सबसे पहले खुद अपने रवैये को ज्यादा डिसिप्लिन करना चाहिए। माजी में भी वो कई लोगों को माफ करते रहे हैं सियासी बुनियादों पे, जिनके खिलाफ केस बनता था कि उनकी रुकनीत को खत्म किया जाता, एक्शन लिया जाता, लेकिन उन्होंने कानून को एक तरफ छोड़ के लोगों के साथ नरमी का रवैया किया है। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था। जो लॉ है, जो रूल है, उसे एनफोर्स करना चाहिए। हर चीज पे सियासी मसलहतों को सामने नहीं लाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब साहब हमसे बात करने का, और बड़ी अहम वो नुकात थे जिनकी तरफ आपने तवज्जो मबसूल कराई है। बड़े शर्म की बात है, इंतहा है गैर संजीदगी की और इंतहा है नाअहली की। और फिर मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि ख्वाजा आसिफ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के साहब के वो बड़े तारीखी कलमात हैं जो यहाँ पर पूरे आते हैं। मैं नहीं समझती कि गैर पार्लिमानी अल्फाज मैं अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँ। मैं अगर पनामा पे बात करूँ तो बहुत डिटेल में मुझे बात नहीं करनी, लेकिन बात ये करनी है कि जो पनामा इशू है वो सियासी है या कि वो अवामी है। हमारी कुछ लोगों से बात हुई, बल्कि हमने कुछ लोग एक सर्वे किया और हमने जानने की कोशिश की कि आवाम को पनामा से कितना इंटरेस्ट है, आम आवाम को पनामा की अहमियत का कितना एहसास है, या उसको ये पता भी है कि पनामा इशू है क्या, जिसको हम आए दिन और सुबह से रात तक यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि ड्रम बीटिंग कर रहे हैं। जरा सुनिएगा कि लोग इस हवाले से क्या कह रहे थे। मुझे नहीं पता भाईजान ये पनामा क्या है। भाई पनामा के अलावा और भी कोई मसला मसाइल हैं, ये तो एक ड्रामा है पनामा। ये पता नहीं कुछ और है, मुझे नहीं पता ये पनामा मनामा क्या है। पनामा एक ड्रामा है, उस और भी मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर भी तो बातचीत होनी चाहिए। क्या यही पनामा के बारे में बातचीत होती रही? पनामा भाई चीज क्या है हमको तो पता नहीं है पनामा क्या है। पनामा के अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल हैं जिन पे बात होनी चाहिए, नहीं हो रही। पनामा एक ड्रामा है और बहुत से मसले मसाइल होना, उस पर बात होनी चाहिए। पनामा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे आवाम को पागल किया हुआ इन्होंने। और भी मसले बहुत हैं, और मसलों पे कुछ नजरसानी करें, गरीब आवाम का सोचें, मगर कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। पनामा कोई ड्रामा होगा हमें नहीं मालूम। पनामा के बारे में आप आम व्यूअर से, हम लोगों से क्या राय लेना चाहते हैं? मैं मुस्लिम लीग का सपोर्टर हूँ, मैंने वोट शेर को दिया, ठीक है ना, लेकिन जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है महंगाई बढ़ी है, मुझे इमरान खान से भी कोई उम्मीद नहीं है। इसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही, मैं तो सिंपली यही कहूँगा। पनामा केस के मुतालिक आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। गरीब की कोई हालत आके पूछे, 3 साल गुजर गए। पनामा बेसिकली ड्रामा है, यहाँ चाहिए इनकलाब। पनामा केस एक ड्रामा है जो हमारे मुल्क में ये चल रहे हैं। और बहुत सारे मिसाइल हैं सर। लोग जो है गुर्बत की कौन सी लिखी से बहुत पीछे रह रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, बच्चों को जो है उनको दवाइयाँ नहीं मिलती। तो ये पनामा केस के पीछे लग पड़े हैं। ये वक्त सिर्फ वक्त का ज़िया है, मैं तो समझ। यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन है, वो जो चाहते हैं वो ही सामने होता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है पनामा, हमें तो पता ही नहीं है। मुझे इतना सियासत से कोई खास लगाव नहीं। पनामा केस कोई पता नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। पनामा हम नहीं पहचान देना। मीडिया को किरदार मुस्बत अदा करना चाहिए इस सिलसिले में। इस मुल्क का मसला पनामा नहीं है, मेरा आपका मसला रोजगार है, बेहतर मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। पनामा का तो इश्यू का हमें पता नहीं है। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और इससे पहले आप पनामा के हवाले से लोगों की राय सुन रहे थे कि पनामा जो इशू है वो अवामी है या सियासी है। मैं ये चाह रही हूँ कि एक MNA है PMLN की माइसा हमीद और उसके साथ साथ PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी ज़रा क्लिप है वो सुनिएगा।
उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये क्लिप मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। बोहतान खान साहब जो है, ये जो सारा तमाशा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि 2018 में मरियम नवाज उनको एक मेजर थ्रेट लगती है। जो भी आप फील्ड में जाएंगे अब मुकाबला करते हैं। अब सियासत में मेरा मुकाबला है नवाज शरीफ के साथ। नज़ीर, तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इससे जो असल खतरा महसूस हो रहा है वो मरियम नवाज शरीफ से हो रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा असल जो मुकाबला है वो नवाज शरीफ साहब से, लेकिन सवाल ये है कि आपका मुकाबला शायद अभी हो नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मुस्तकबिल में अगर आप 2018 के इलेक्शन में एक दफ़ा फिर अपने आप को वज़ीर आज़म देख रहे हैं तो 2018 के इलेक्शन में अब तक की जो खबरें हैं, और अंसार अब्बासी साहब ने भी आज लिखा है कि जी 2018 के इंतखाबात में इत्तलात यही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, और अगर यही हालात रहे बगैर किसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, और अगर उनके खिलाफ पनामा केस में फैसला नहीं आता तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगी। दूसरे अगर कोई पॉलिटिकल राइवल आपका हो सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते थे, क्योंकि बहरहाल वजीर आजम एक को बना है जिसमें 3 लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कॉन्टेस्ट करेंगे, मरियम नवाज शरीफ कॉन्टेस्ट करने जा रही है अगर को, और अगर इमरान खान साहब, तो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपना केस खुद ही हार चुके हैं, बल्कि उनका केस जो है उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने हरवा दिया है। पनामा इशू को लेकर लोगों का कहना यही है कि अगर इससे सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की इमेज से डैमेज हो रही है, तो वो मरियम नवाज शरीफ हैं, और वो शायद यही वजह है कि उनके नुकसान को देखकर जो उनकी जो लीडरशिप है PMLN की, जब वो मीडिया पर आती है तो वो यही जिक्र करती है कि जी अभी तो वो आई नहीं है तो इमरान खान साहब को इतना डर लग रहा है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम इलेक्शन में किन हालात में जाते हैं, पनामा केस का फैसला किसके हक में आता है, और अगर हम बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और बगैर मर्दम शुमारी के हम इलेक्शन में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल है नतीजा इसके कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, या इससे बरक्स नहीं होगा जो भी है। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। कल अपने प्रोग्राम में पोस्ट अमेरिकन इलेक्शन पे बात करनी है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे बात करनी है, 7 ममालिक को जिन्होंने बैन कर दिया कि वो लोग पाकिस्तान अमेरिका में नहीं आएंगे उस पर बात करनी है। आज जॉन कैनेडी एयरपोर्ट पे एक मुस्लिम खातून के ऊपर एक अमेरिकन ने हमला किया और ये कहा कि जी आप इबादत कर रही हैं, अब ट्रंप आ गया है, वो आप जैसे लोगों से सही से निमट लेगा, क्योंकि वो औरत स्कार्फ पहनी हुई थी जो ये शो कर रहा था कि वो मुस्लिम है। बहरहाल इस पर जरा तफसील से कल बात करेंगे, एक तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह हाफिज।